अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आप लोगों का मुताल्ला सीरीज़ नीट इम्तिहान की तैयारी में इस्तकबाल है और मैं हूँ शेख जावेद अहमद। हम लोग पढ़ रहे हैं तौरीस की सालमाती बुनियाद, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा? लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि डीएनए रेप्लिकेशन कैसा होता है। उसके बाद हमने देखे कि डीएनए की रेप्लिकेशन में कौन सी मशीनरी काम करती है, यानी किस तरह से वो प्रोसेस होता है। दूसरा, उस प्रोसेस को परफॉर्म करने में कौन कौन से खामरे, कौन कौन से एंजाइम्स पार्टिसिपेट करते हैं, काम करते हैं। तो वहां पर हमने जो दो नाम पढ़े, एक है डीएनए पॉलीमरेज, तो उसको कहा जाता है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है, इसको याद रखिए। और दूसरा है डीएनए लाइगेज। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है? न्यूक्लियोटाइड को एक साथ जोड़ता है। तो वो क्या करता है? पॉली न्यूक्लियोटाइड को एक दूसरे के साथ जोड़ता है, जिसकी वजह से डीएनए बनता है। और डीएनए लाइगेज क्या करता है? डीएनए के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उनको ज्वाइन करता है। यानी 10 न्यूक्लियोटाइड का कोई फ्रैगमेंट होगा, कोई टुकड़ा होगा, 5 न्यूक्लियोटाइड का कोई टुकड़ा होगा, 20 न्यूक्लियोटाइड का कोई टुकड़ा होगा, 2 न्यूक्लियोटाइड का कोई टुकड़ा होगा, उनको जोड़ने का काम कौन करता है? डीएनए लाइगेज। यहाँ पर समझने की बात यह है कि दोनों भी फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाने का काम कर रहे हैं, लेकिन किस तरह से? एक 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 न्यूक्लियोटाइड को जोड़ रहा है, यानी डीएनए पॉलीमरेज एक एक न्यूक्लियोटाइड को जोड़ के डीएनए बना रहा है, और डीएनए लाइगेज पैचेस को जोड़ जोड़ के बॉन्ड बना रहा है। तो इसको याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नाउ आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है ट्रांसक्रिप्शन। आज जो नया ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसक्रिप्शन का ये जो अमल है, ये ट्रांसक्रिप्शन के अमल में होता क्या है? ट्रांसक्रिप्शन के अमल में होता ये है कि डीएनए डीएनए की एक स्ट्रैंड से आरएनए डीएनए की एक स्ट्रैंड से आरएनए में जेनेटिक मालूमात को क्या किया जाता है? नकल किया जाता है। तो इस अमल को क्या कहा जाता है? ट्रांसक्रिप्शन। तो इसको सिंपल हम ये कह सकते हैं कि जब डीएनए से आरएनए बनता है, जब डीएनए से क्या बनता है? आरएनए, तब इस अमल को हम क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। तो सिंपल याद रखना, डीएनए है, डीएनए से अगर आरएनए बनता है तो इस अमल को हम क्या कहेंगे? ट्रांसक्रिप्शन। सिर्फ फर्क क्या है यहाँ पर? याद रखिए, जो टर्म है, ये टर्म क्या है? एक है ट्रांस, एक वर्ड है ट्रांस, दूसरा है स्क्रिप्ट। दूसरा क्या है? स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट को हम क्या कहते हैं? स्क्रिप्ट को हम कहते हैं दस्तावेज। स्क्रिप्ट को हम क्या कहते हैं? दस्तावेज। या स्क्रिप्ट को कुछ जबान में कहा जाता है कहानी। तो दस्तावेज है या कहानी है। तो जैसा हम ये कहते हैं कि अगर हमारे पास घर में कोई दस्तावेज है, हमारे पास पुराने जितने भी दस्तावेज है वो फारसी में है। निजाम सरकार के दौर में जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हुआ करते थे वो फारसी में होते थे। अब आज जब उनकी नीड पड़ती है तो हम क्या करेंगे? उसको आज हम उनको फारसी से किस में ट्रांसफर करेंगे? मराठी में करेंगे, इंग्लिश में करेंगे। तो ये जो दस्तावेज है उसको फारसी से इंग्लिश या मराठी में अगर आप तब्दील कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, तो उसको कहा जाता है ट्रांसक्रिप्ट। यानी स्क्रिप्ट को आपने क्या किया? एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में तब्दील कर दिया। तो सेम यहां पर भी है कि जब आप डीएनए की इंफॉर्मेशन को, डीएनए की जेनेटिक मालूमात को आरएनए में ट्रांसफर करते हैं, आरएनए में चेंज करते हैं, तब इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ट्रांसक्रिप्शन। तो सिंपल याद रखना कि डीएनए से आरएनए, जिस तरह से हमारे पास कहानी एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में तब्दील होती है, इसी तरह से जेनेटिक मालूमात भी एक लैंग्वेज से, यानी डीएनए की लैंग्वेज से किस में कन्वर्ट हो रही है? आरएनए की लैंग्वेज में। सिर्फ इतना ही है। दूसरा कि ये अमल भी रेप्लिकेशन की तरह है। ये अमल भी रेप्लिकेशन की तरह है, सिवाय 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 का मतलब क्या है? बिसाइड। अब इसको छोड़कर, क्या छोड़कर? कि एडिनोसिन एडिनोसिन को थायमीन बाइंड होता है। एडिनोसिन को इन केस ऑफ रेप्लिकेशन, इन केस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, एडिनोसिन के साथ बाइंडिंग कौन करता है? थायमीन। हमने पढ़ा हुआ है एडिनाइन के साथ बाइंड कौन होता है? थायमीन, इन केस ऑफ डीएनए। बट यहां पर ट्रांसक्रिप्शन के अंदर क्या होता है? उसके बजाय वहां पर कौन बाइंड होता है? यूरासिल। उसके बजाय कौन बाइंड होता है? यूरासिल।
तो एडेनाइन के साथ कौन बाइंडिंग करेगा, यूरासिल। तो सिंपल याद रखना है कि जो दूसरा बड़ा डिफरेंस है रेप्लिकेशन में और ट्रांसक्रिप्शन में वो क्या है कि हमने पढ़ा हुआ है कि डीएनए है और आरएनए है। डीएनए के अंदर 4 टाइप के न्यूक्लियोटाइड है, आरएनए के अंदर 4 टाइप के न्यूक्लियोटाइड है, बट इनका डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर थाइमीन है डीएनए के अंदर, तो थाइमीन की जगह एडेनाइन के साथ बाइंडिंग कौन करता है, थाइमीन की जगह एडेनाइन के साथ बाइंडिंग करता है यूरासिल। तो इसको याद रखिए, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, तो इसको समझिए। नाउ दूसरा एक और है कि रेप्लिकेशन का जो अमल होता है, रेप्लिकेशन का जो अमल होता है अगर वो एक बार शुरू हो जाए, जो एक बार शुरू हो जाता है तो अज़ुये के तमाम डीएनए को दोहरा जाता है। फॉर एग्जांपल अगर ये डीएनए है, ये डीएनए है, ठीक है, ये डीएनए है फॉर एग्जांपल 5 प्राइम टू 3 प्राइम 3 प्राइम टू 5 प्राइम 8 3 प्राइम टू 5 प्राइम 8, अगर इसका रेप्लिकेशन होना है तो रेप्लिकेशन में क्या होगा, इसका एक डीएनए, इसका कंप्लीट रेप्लिकेशन, और दूसरे स्ट्रैंड का भी क्या होगा, कंप्लीट रेप्लिकेशन। इस तरह से डीएनए की कितनी कॉपी बन गई, एक कॉपी है, दूसरी कॉपी है। तो जब भी रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा तो रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा एक इंड से दूसरे इंड तक, तो वो पूरे डीएनए को क्या कर देगा, कॉपी कर देगा, वो पूरे डीएनए को क्या कर देगा, कॉपी कर देगा। ये काम कहां पर होता है, डीएनए रेप्लिकेशन में। बट ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, डीएनए का एक टुकड़ा, ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, डीएनए का एक टुकड़ा या फिर सिर्फ एक मखसूस स्ट्रैंड, या सिर्फ एक मखसूस स्ट्रैंड, उसकी क्या की जाती है, नकल की जाती है, उसको बनाया जाता है। यानी ये पूरा डीएनए है, इस डीएनए में सिर्फ अगर इस स्ट्रैंड को ही ट्रांसक्रिप्ट करना है तो यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ इस स्ट्रैंड का ही ट्रांसक्रिप्शन होगा, सिर्फ इस स्ट्रैंड का ही, इतने से डीएनए फ्रैगमेंट का ही, इतने यहाँ से यहाँ तक का ये डीएनए फ्रैगमेंट का ही क्या बनेगा, ट्रांसक्रिप्शन। तो डीएनए में और रेप्लिकेशन में और ट्रांसक्रिप्शन में जो बड़ा फर्क है वो क्या है कि रेप्लिकेशन जब स्टार्ट होता है तो एक सिरे से दूसरे सिरे तक कंप्लीट डीएनए को वो क्या कर देता है, कॉपी कर देता है, उसकी एक नई नकल बना देता है। लेकिन ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में ये होता है कि डीएनए की मखसूस सीक्वेंस, डीएनए का मखसूस टुकड़ा, उसी का ट्रांसक्रिप्शन होता है, एक छोटे से हिस्से का ही ट्रांसक्रिप्शन वहां पर होता है। यानी यहाँ पर इतनी स्पेसिफिसिटी है कि जिसकी आपको नकल करना है, जिस चीज की आपको कॉपी करना है उतनी ही कॉपी होंगी, पूरा कॉपी नहीं करेगा, सिर्फ छोटा सा वो क्या करेगा, टुकड़ा वो वहां पर क्या करेगा, कॉपी करेगा। तो रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन के अंदर ये दो बड़े डिफरेंस याद रखना है। एक तो ट्रांसक्रिप्शन के अंदर क्या होता है, थाइमीन की जगह यूज होता है यूरासिल, और दूसरा ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, कंप्लीट डीएनए की कॉपी बनने के बजाय सिर्फ स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस, मखसूस डीएनए के टुकड़ा, उसका ट्रांसक्रिप्शन होता है, उसकी कॉपी होती है, उसको बनाया जाता है। तो इसको याद रखिए। दूसरा कि इसके लिए जरूरी है, यानी अभी अगर आपको मखसूस करना है तो इसके लिए जरूरी है कि डीएनए के इस धागे का तायुन हो। अगर आपको स्पेसिफिक करना है तो उस धागे का आपको क्या करना पड़ेगा, तायुन करना पड़ेगा, और इस खित्ते की क्या हो, हदबंदी हो, जो ट्रांसक्राइब होने वाले हिस्से की निशानदेही कर सके। यानी जिस तरह से हमारे पास होता है कि हमारा प्लॉट कहाँ से कहाँ तक है, हमारा घर कहाँ से कहाँ तक है, इतनी बड़ी जमीन के ऊपर हमारा कहाँ से कहाँ तक है, तो हम क्या करते हैं, मार्किंग करके रखते हैं कि इतना सा जो टुकड़ा है ये हमारा है। तो वैसे ही कौन से वाले टुकड़े को आपको ट्रांसक्राइब करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस हिस्से के तायुन करना पड़ेगा, उस धागे के उतने से पोर्शन का, उतने से स्पेस का आपको तायुन करना पड़ेगा। तो उसके आपको क्या करना पड़ेगा, हदबंदी करना पड़ेगा। आपने एक शुरुआत में एक लेबल लगाया और आखिर में एक लेबल लगा दिया, तो समझ में आएगा कि यार यहाँ से यहाँ तक वाले टुकड़े को क्या करना है, आपको कॉपी करना है। तो बेसिकली यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको याद रखना है, उसको याद रखिए, उसको अच्छे से समझ लीजिए। दूसरा, ट्रांसक्रिप्शन के दौरान क्या होता है कि जो दोनों धागे हैं, दोनों धागों की नकल नहीं होती। यानी हमने पढ़ा हुआ है कि डीएनए है, तो डीएनए कैसा है, डबल स्ट्रैंडेड है,
तो होना तो ये चाहिए कि ट्रांसक्रिप्शन के अंदर इस डीएनए इस स्ट्रैंड का भी कॉपी बने, इस स्ट्रैंड की भी कॉपी बने, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर सिर्फ एक ही स्ट्रैंड की क्या बनती है, कॉपी बनती है। तो यहाँ पर यह सवाल है कि ऐसा क्यों नहीं होता। तो उसका सबसे आसान जवाब यह है कि अगर दोनों धागे टेम्पलेट की तरह काम करेंगे तो वो मुख्तलिफ सीक्वेंस के आरएनए साल में बनाएंगे। यानी अगर ये दोनों ने काम करना शुरू किया तो वो क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन शो करेंगे। इसकी सीक्वेंस और इसकी सीक्वेंस ये एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंटरी है, लेकिन ये कॉम्प्लीमेंटरी का मतलब क्या है, इसको हम थोड़ा आगे समझते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि ये दोनों भी सीक्वेंस क्या हो जाएंगे, आरएनए के साल में बनाएंगे। और या एक इंपॉर्टेंट चीज जिसको हमको याद रखनी है वो ये कि कॉम्प्लीमेंटरी का मतलब आइडेंटिकल नहीं है। कॉम्प्लीमेंटरी का मतलब क्या, आइडेंटिकल नहीं है, यानी जिस तरह से यहाँ होंगी यहाँ पर होंगी जरूरी नहीं है। तो कॉम्प्लीमेंटरी का मतलब आइडेंटिकल नहीं है, ये बात इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। और अगर वो प्रोटीन कोड करते हैं, अगर फॉर एग्जांपल अगर पहला दोनों भी धागे अगर टेम्पलेट का रोल प्ले करें तो दोनों से आरएनए बनेंगे। और अगर वो प्रोटीन कोड करते हैं तो प्रोटीन में अमीनो एसिड की जो सीक्वेंस है वो क्या हो जाएंगे, मुख्तलिफ हो जाएगी। और अगर अमीनो एसिड की सीक्वेंस मुख्तलिफ हो गई तो प्रोटीन चेंज हो जाएगा, और ये जेनेटिक मालूमात की मुंतकिली करने वाली मशीनरी के लिए क्या कर देगा, मुश्किलात पैदा कर देगा। तो अब एक डीएनए के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन अलग आ रही है, दूसरे डीएनए के स्ट्रैंड से इंफॉर्मेशन अलग आई, तो अब जो प्रोटीन बनाने वाली मशीनरी है वो कंफ्यूज हो जाएंगी कि यार एक्चुअली इसके अंदर इंफॉर्मेशन कौन सी थी, कौन सी वाली इंफॉर्मेशन सही है, पहले वाले डीएनए के स्ट्रैंड की कौन सी मालूमात सही है। जो दोनों भी स्ट्रैंड है वो दोनों भी स्ट्रैंड क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं, वो चेंज हो सकती है, मुख्तलिफ हो सकती है। तो यहाँ पर सिंपल याद रखने की जरूरत है कि पहला जो रीजन है, पहला रीजन ये है कि अगर दोनों भी स्ट्रैंड का अगर हम आरएनए बनाएंगे तो जो प्रोटीन बनाने वाली मशीनरी है तो कौन सा वाला अमाइनो एसिड ऐड करे वो उसके लिए परेशान हो जाएगी, उसके लिए वो मुश्किल हो जाएगा कि वो अगर फॉर एग्जांपल एक स्ट्रैंड से एक प्रोटीन बन रहा है, दूसरे स्ट्रैंड से दूसरा अलग प्रोटीन बन रहा है, तो हालांकि वो तो दोनों भी एक ही स्ट्रैंड के डीएनए हैं, वो दोनों सॉरी दोनों भी एक ही डीएनए के दो स्ट्रैंड है, तो दोनों से इंफॉर्मेशन सेम आना चाहिए था, लेकिन दोनों से इंफॉर्मेशन कैसी आएंगी, अलग। तो दोनों से जो इंफॉर्मेशन अलग आएंगी तो दोनों से जो प्रोटीन बनेंगे वो भी अलग। तो ये जो बड़ा कंफ्यूजन था। दूसरा, अगर दोनों आरएनए साल में अगर दोनों आरएनए साल में एक साथ बनते हैं तो एक दूसरे के लिए वो कॉम्प्लीमेंटरी होंगे। दोनों भी अगर एक साथ बनते हैं तो वो एक दूसरे के लिए क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंटरी। क्यों, क्योंकि जब डीएनए स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंटरी है तो आरएनए भी जो बनेंगे वो भी एक दूसरे के क्या रहेंगे, कॉम्प्लीमेंटरी। अगर उसके पास ए है तो इसके पास यू आ जाएगा, अगर इसके पास यू है तो उसके पास ए आ जाएगा, जी है तो इसके पास सी आ जाएगा, इसके पास सी है तो उसके पास जी आ जाएगा। तो दो अलग जो कॉम्प्लीमेंटरी आरएनए भी बनेंगे तो वो भी एक दूसरे के लिए क्या हो जाएंगे, बाइंडिंग होने के उनके बीच में क्या चांसेस, उनके बीच में चांसेस है। तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि आरएनए हमेशा सिंगल स्ट्रैंड होता है, लेकिन अगर इस तरह से ट्रांसक्रिप्शन होगा, दोनों भी स्ट्रैंड का ट्रांसक्रिप्शन होगा तो दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, कॉम्प्लीमेंटरी, और वो दोनों भी एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, बाद में जुड़ जाएंगे। तो जैसा डीएनए के दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं कॉम्प्लीमेंटरी नेचर की वजह से, वैसे ही आरएनए भी अगर कॉम्प्लीमेंटरी बन गए तो वो भी एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो ये जो डिफेक्ट है, ये जो असर है, इसको अवॉइड करने के लिए सिर्फ एक स्ट्रैंड का क्या किया जाता है, ट्रांसक्रिप्शन किया जाता है। जो तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आरएनए के दो सॉरी डीएनए के दोनों स्ट्रैंड का यूज क्यों नहीं किया जाता ट्रांसक्रिप्शन में। तो उसका पहला रीजन क्या है, पहला रीजन ये है कि दोनों भी सेम इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करेंगे, सेम इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करेंगे मतलब सेम अमाइनो एसिड बनेंगे, लेकिन सेम अमाइनो एसिड की वजह से जो प्रोटीन बनेगा अगर वो थोड़ा भी चेंज हो गया तो प्रोटीन बनाने वाली जो मशीनरी है उसके लिए ये प्रॉब्लम होगी कि वो किस तरह का प्रोटीन बनाए, वो किस तरह की जेनेटिक मालूमात को आगे भेजे। दूसरा बड़ा रीजन है कि जो जब दोनों भी स्ट्रैंड से आरएनए बनेंगे तो वो एक दूसरे के लिए क्या बनेंगे, कॉम्प्लीमेंटरी, और आरएनए हमेशा सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। कॉम्प्लीमेंटरी बनने की वजह से वो आरएनए क्या बन जाएगा, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हमारे लिए किसी भी काम का नहीं रहेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो डबल स्ट्रैंडेड आगे ये जो दोनों धागे हैं ये अगर एक दूसरे को मिल जाए तो ये आरएनए प्रोटीन बनाने से क्या कर देंगे, रोक देंगे, यानी प्रोटीन वहां पर बनने नहीं देंगे। तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आपको याद रखना है कि जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तो दोनों धागों की नकल क्यों नहीं होती।
नाउ बच्चों, हमने यहाँ तक क्या देखा? हमने यहाँ पर अभी तक देखा कि किस तरह से ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस और डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस एक दूसरे से अलग है। तो हमने उससे रिलेटेड 4 बातें सीखी, उन चारों बातों को आपको याद रखना है। नाउ अब हम बात कर रहे हैं कि ट्रांसक्रिप्शन की बेसिक यूनिट होती है। तो ट्रांसक्रिप्शन की जो बेसिक यूनिट है या जो ट्रांसक्रिप्शन की इकाई है, ट्रांसक्रिप्शन की इकाई है, तो ट्रांसक्रिप्शन की जो इकाई है उसके अंदर 3 हिस्से होते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन इकाई डीएनए में बुनियादी तौर पर डीएनए के 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होती है। ट्रांसक्रिप्शन की जो इकाई है वो कहाँ पर है? डीएनए। और डीएनए के अंदर, इसके अंदर कितने हिस्से होते हैं? 3 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा होता है, इसको कहा जाता है प्रोमोटर। दूसरा होता है, इसको कहा जाता है स्ट्रक्चरल जीन। तीसरा होता है टर्मिनेटर। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए के अंदर 3 हिस्से बनेंगे। एक हिस्सा जो बनेगा उस हिस्से को कहेंगे आप प्रोमोटर। क्या कहेंगे उसको आप? प्रोमोटर। दूसरा हिस्सा जो बनेगा उसको आप कहेंगे स्ट्रक्चरल जीन। क्या कहेंगे आप उसको? स्ट्रक्चरल जीन, या हम कहेंगे साख्ती जीन। इंग्लिश में, उर्दू में क्या कहेंगे उसको? साख्ती जीन। और तीसरा जो हिस्सा बनता है वो होता है टर्मिनेटर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है यहां से ट्रांसक्रिप्शन का शुरुआत होगी, यहां से ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत होगी, ये पूरा अमल यहाँ पर चलेगा और यहाँ पर आके ये अमल क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो सिंपल याद रखना कि ट्रांसक्रिप्शन का अमल जो स्टार्ट होता है वो स्टार्ट कहाँ से होता है? प्रोमोटर। कहाँ से स्टार्ट होता है ट्रांसक्रिप्शन का अमल? प्रोमोटर। और ट्रांसक्रिप्शन का अमल खत्म कहाँ पर होता है? टर्मिनेटर पे। तो याद रखिए इसको कि जो ट्रांसक्रिप्शन की इकाई है वो डीएनए के अंदर 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक रीजन होता है जिसको कहता है प्रोमोटर, दूसरा होता है स्ट्रक्चरल जीन और तीसरा होता है टर्मिनेटर। प्रोमोटर से ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत होती है और टर्मिनेटर पे ट्रांसक्रिप्शन का इख्तिताम होता है, वो वहां पर जाके क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। नाउ बच्चों, एक और चीज याद रखना है कि डीएनए के 2 धागों में जो ट्रांसक्रिप्शन की इकाई की साख्ती जीन्स को पहचानने के लिए एक दस्तूर है। यहाँ पर डीएनए के दोनों धागों में ट्रांसक्रिप्शन की इकाई क्या है उसको अगर पहचानना है तो उसके लिए क्या देखना पड़ेगा? उसके लिए जो साख्ती जीन्स है उनको पहचानना है। तो साख्ती जीन को पहचानने के लिए क्या देखना पड़ेगा उसको? उसके अंदर हमको देखने को मिलता है प्रोमोटर और उसके अंदर क्या देखने को मिलता है? टर्मिनेटर। चूंकि दोनों धागों में मुखालिफ पोलैरिटी होती है, तो यहाँ पर एक और चीज इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पर अगेन हमने कहा कि डीएनए कैसा है? एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल मतलब उसकी पोलैरिटी क्या है? चेंज है। एक स्टैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, दूसरा स्टैंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम है। तो उनकी जो पोलैरिटी है वो कैसी? एक दूसरे के मुखालिफ है। तो यहाँ पर एक एंजाइम काम करता है, उस एंजाइम का नाम है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखिए। यहाँ नाम क्या है? डीएनए डिपेंडेंट, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। कल हमने बात किए थे, कल हमने किसकी बात किए थे अगर आपको याद आ रहा होगा? तो हमने कहा था डीएनए डिपेंडेंट, और यहाँ पर क्या था? अगेन यहाँ पर भी क्या था? डीएनए पॉलीमरेज। लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं वो क्या है? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। तो इसका मतलब यह है कि ट्रांसक्रिप्शन करवाने वाला जो एंजाइम है, ट्रांसक्रिप्शन करवाने वाला जो एंजाइम है, ट्रांसक्रिप्शन करवाने वाले जो खामिरे है, उस खामिरे का नाम क्या है? उस खामिरे का नाम है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। क्या नाम है उसका? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। और इस खामिरे को शॉर्ट फॉर्म में यानी मुख्तसरन अगर आपको बोलना रहा तो उसको क्या बोलना आपने? सिर्फ आरएनए पॉलीमरेज। क्या बोलना उसको? सिर्फ आरएनए पॉलीमरेज। तो कल जिस तरह से हमने कहा था डीएनए पॉलीमरेज, आज हम कह रहे हैं आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए बनाने वाला जो खामरा था, डीएनए बनाने वाला जो एंजाइम था, उसका नाम था डीएनए पॉलीमरेज। आरएनए बनाने वाला जो खामरा है, आरएनए बनाने वाला जो एंजाइम है, उसका नाम क्या है? आरएनए पॉलीमरेज। एक और चीज जो मैं यहाँ क्लियर कर दूं, इसका नाम आरएनए पॉलीमरेज क्यों है? इसका नाम आरएनए पॉलीमरेज इसलिए है क्योंकि ये क्या करता है? ये जोड़ता है, किसको जोड़ता है? ये जोड़ता है राइबो
न्यूक्लियोटाइड्स। किसको जोड़ता है ये? राइबो न्यूक्लियोटाइड। डीएनए किसको जोड़ता था? डीएनए पॉलीमरेज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। अगर आपको याद आ रहा होगा तो हमने क्लास लेक्चर में पढ़ा था डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। तो डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ता है, इसलिए उसका नाम बना डीएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज किसको जोड़ता है? राइबो न्यूक्लियोटाइड। किसको जोड़ता है? राइबो न्यूक्लियोटाइड, इसलिए इसका नाम क्या बना? आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, इसको याद रखिए, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं। तो ये बेसिकली क्या करता है, जो आरएनए पॉलीमरेज है, आरएनए पॉलीमरेज कैसा एंजाइम है? तो आरएनए पॉलीमरेज ये डीएनए डिपेंडेंट एंजाइम है और ये क्या बनाता है? आरएनए। तो यहाँ पर एक चीज जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि ये जो पोलैरिटी है, दो अलग अलग पोलैरिटी है। तो जब डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज भी पॉलीमराइजेशन करेगा, यानी कई सारे न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने की कोशिश करेगा, तो वो भी क्या करेगा? वो रन करेगा। वो रन किस डायरेक्शन में करेगा? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। हमने पढ़ा हुआ है कि जो डायरेक्शन है वो हमेशा किस डायरेक्शन में होती है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। यानी 5 प्राइम टू 3 प्राइम दो धागा जिसकी पोलैरिटी क्या है? 3 प्राइम टू 5 प्राइम है। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको याद रखना कि डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज पॉलीमराइजेशन जब करता है तो किस डायरेक्शन में रन करता है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो एक स्ट्रैंड जिसकी पोलैरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, एक स्ट्रैंड जिसकी पोलैरिटी क्या है? 3 प्राइम टू 5 प्राइम, अगर उसके ऊपर आरएनए पॉलीमरेज आ गया तो वो किस डायरेक्शन में रन करता है? वो रन करता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। तो यहाँ पर याद रखना कि 3 प्राइम से 5 प्राइम वाला, 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाला ये जो स्ट्रैंड है, इस स्ट्रैंड का काम होता है, वो वर्क करता है एज अ टेम्पलेट। वो कौन सा काम करता है? वो काम करता है एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड। कौन सा काम करता है वो? टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो हमेशा याद रखना कि जो आरएनए पॉलीमरेज है वो किसके ऊपर रन करता है? टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऊपर। यानी किसको पकड़कर चलता है वो? तो टेम्पलेट स्ट्रैंड को। याद रखिए यहाँ पर। तो बहुत बेसिक पॉइंट है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, कंफ्यूज नहीं होना, समझने की कोशिश करना, मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल मैं यहाँ बता रहा हूँ कि यहाँ पर दो स्ट्रैंड है। एक स्ट्रैंड है जिसको हम कहेंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड, दूसरा स्ट्रैंड है हम जिसको कहेंगे कोडिंग स्ट्रैंड। वो स्ट्रैंड जो 3 प्राइम से 5 प्राइम डायरेक्शन में होता है उसको कहा जाता है टेम्पलेट स्ट्रैंड। और इस टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऊपर कौन बाइंड होता है? आरएनए पॉलीमरेज। उस टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऊपर कौन बाइंड होता है? आरएनए पॉलीमरेज। और आरएनए पॉलीमरेज इस टेम्पलेट स्ट्रैंड के अगेंस्ट में क्या बनाना शुरू करता है? आरएनए। आरएनए पॉलीमरेज इस टेम्पलेट स्ट्रैंड के अगेंस्ट में क्या बनाना शुरू करता है? आरएनए। और जब वो आरएनए बनाता है तो किस डायरेक्शन में बनाता है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में बना रहा है वो? 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। तो ये देखिए, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन आगे आगे बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पर बहुत बेसिक, बहुत सिंपल पॉइंट है जिसको याद रखना है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो मेरे को मैसेज करिए, मैं इसको और रिपीट करूंगा और अच्छे से समझाऊंगा। तो यहाँ पर सिंपल याद रखना, डीएनए के दो दो स्ट्रैंड है, डीएनए के जो दो स्ट्रैंड है, डीएनए के जो दो स्ट्रैंड है, उन स्ट्रैंड में से एक स्ट्रैंड वर्क करेगा टेम्पलेट और दूसरा स्ट्रैंड वर्क करेगा एज अ कोडिंग स्ट्रैंड। तो वो स्ट्रैंड जिसकी पोलैरिटी कौन सी है? 3 प्राइम टू 5 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, वो कौन है? टेम्पलेट स्ट्रैंड। एग्जाम में पूछा जाता है। तो 3 प्राइम टू 5 प्राइम के ऊपर आरएनए पॉलीमरेज रन करेगा और क्या बनाएगा? आरएनए। तो बच्चों दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो हमने कहा कि उसको क्या कहते हैं? टेम्पलेट स्ट्रैंड। फिर वो धागा जिसकी पोलैरिटी क्या है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम, उसका सीक्वेंस आरएनए से मुशाबा है। यानी जो आरएनए बनेगा वो आरएनए किसके मुशाबा रहेगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वो आरएनए किसके मुशाबा रहेगा? वो आरएनए मुशाबा रहेगा कोडिंग स्ट्रैंड। किसका मुशाबा रहेगा? कोडिंग स्ट्रैंड। तो मैं आगे बता रहा हूँ। तो वो धागा जिसकी पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम है और उसका सीक्वेंस आरएनए से कैसा होता है? मुशाबा, सिवाय यूरासिल की जगह, क्योंकि आरएनए बन रहा है तो आरएनए में क्या होता है? यूरासिल 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 होता है किसकी जगह पे? थायमीन की जगह पे। ट्रांसक्रिप्शन के दौरान वो अपनी जगह से हट जाता है। ट्रांसक्रिप्शन जब होता है तो वो अपनी जगह से हट जाता है, मतलब वो एक दूसरे से क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। हैरत की बात हैरत की बात क्या है? हैरत की बात यह है कि इस स्ट्रैंड को, ये जो स्ट्रैंड है, इस स्ट्रैंड को क्या कहा जाता है?
उस स्ट्रैंड को कहा जाता है कोडिंग स्ट्रैंड। अब हैरत की बात क्या है, हैरत की बात यह है कि जो किसी चीज के लिए कोड नहीं करता उस स्ट्रैंड को आप क्या करें, कोडिंग स्ट्रैंड। तो सिंपल यहाँ पर क्या समझना है, फॉर एग्जांपल ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड है और ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम डीएनए स्ट्रैंड है। ये स्ट्रैंड को का नाम दिया गया है कोडिंग स्ट्रैंड। इस स्ट्रैंड को नाम क्या दिया गया है, कोडिंग स्ट्रैंड। जबकि ये कोई भी कोडिंग का काम नहीं करता, जबकि कोई भी कोडिंग का काम नहीं करता। कोडिंग का काम बेसिकली कौन कर रहा है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम स्ट्रैंड। ठीक है, तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग पॉइंट है, थोड़ा सा पहली बार आप सुनेंगे तो नहीं समझ में आएगा, इसको बार बार सुनिए तो आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, नाउ ट्रांसक्रिप्शन इकाई की शनाख्त के लिए तमाम हवाले इस कोडिंग स्ट्रैंड से ताल्लुक रखते हैं। इस नुक्ते को समझाने के लिए ट्रांसक्रिप्शन इकाई से एक फर्जी सीक्वेंस, नीचे ये जो फर्जी सीक्वेंस है यहाँ दिखाया। फॉर एग्जांपल अगर कंसीडर करिए कि ये कोडिंग स्ट्रैंड है, ठीक है, लेकिन इसकी सीक्वेंस क्या है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। और हमने पढ़ा हुआ है कि डीएनए पॉलीमरेज कहाँ रन करता है, डीएनए पॉलीमरेज रन करता है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो इसको आप क्या कहेंगे, टेम्पलेट स्ट्रैंड। इस स्ट्रैंड को आप क्या कहेंगे, टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो कंसीडर करिए कि यहाँ से आरएनए पॉलीमरेज ने काम स्टार्ट किया, 5 प्राइम से आरएनए पॉलीमरेज ने काम स्टार्ट किया। तो 5 प्राइम क्या करेगा, ये 5 प्राइम से अगर उसने स्टार्ट किया तो आरएनए पॉलीमरेज इस एडेनाइन के सामने क्या ऐड करेगा, थाइमिन। इसके सामने क्या ऐड करेगा, थाइमिन। थाइमिन के सामने क्या ऐड करेगा, थाइमिन के सामने क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर है एडेनाइन। एडेनाइन के सामने क्या, एडेनाइन। एडेनाइन के सामने आरएनए जब आएगा तो उसमें थाइमिन ऐड होगा क्या, नहीं, उसमें थाइमिन की जगह क्या ऐड होगा यहाँ पर, यहाँ थाइमिन की जगह ऐड होगा यूरासिल। यहाँ क्या ऐड होगा, यूरासिल। फिर थाइमिन के सामने क्या ऐड होगा, एडेनाइन। थाइमिन की जगह पे क्या ऐड होगा, एडेनाइन। फिर गुआनिन की जगह पे साइटोसिन, साइटोसिन की जगह पे गुआनिन। एडेनाइन आया तो एडेनाइन के सामने क्या होगा यहाँ पर, यूरासिल। एडेनाइन के सामने क्या होगा, यूरासिल। थाइमिन के सामने अगेन एडेनाइन। गुआनिन के सामने साइटोसिन, साइटोसिन के सामने गुआनिन। तो इस तरह से कंप्लीट स्ट्रैंड सिंथेसाइज होगा, कंप्लीट स्ट्रैंड क्या होगा, सिंथेसाइज होगा। तो अब यहाँ पर आप सीक्वेंस देख लीजिए, एडेनाइन, एडेनाइन के सामने क्या आ गया, यूरासिल। तो आरएनए के अंदर थाइमिन की जगह पे क्या रहता है, यूरासिल। तो ये बड़ा डिफरेंस है डीएनए में और आरएनए में। तो ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस किसकी है, आरएनए। जब आरएनए बनता है तो थाइमिन की जगह क्या ऐड होता है, यूरासिल। और जो सीक्वेंस होती है कोडिंग स्ट्रैंड की सीक्वेंस और आरएनए की सीक्वेंस, वो एक दूसरे से कैसी होती है, सिमिलर, सिवाय थाइमिन के, सिवाय थाइमिन के। तो ऊपर जो पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि वो धागा जिसकी पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, कौन सा धागा, वो धागा जिसकी पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, उसका सीक्वेंस आरएनए से कैसा है, मुशाबा है। आरएनए से कैसा है, मुशाबा है। सिवाय, सिवाय कहाँ के, यूरासिल, सिवाय यूरासिल। तो थाइमिन की जगह यहाँ पर क्या आ गया, यूरासिल। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको समझना है, इसको कंसिडर करना है। तो एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोडिंग स्ट्रैंड कैसा होता है, तो कोडिंग स्ट्रैंड आरएनए के जैसा होता है। फर्क कहां पर होता है, फर्क होता है थाइमिन की जगह वहां पर क्या होता है, यूरासिल। टेम्पलेट स्ट्रैंड की डायरेक्शन क्या है, टेम्पलेट स्ट्रैंड की डायरेक्शन है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो ये बहुत बेसिक पॉइंट है, इनको आपको याद रखना है। नाउ बच्चों एक और पॉइंट है, वो क्या है कि एक ट्रांसक्रिप्शन की इकाई, जो ट्रांसक्रिप्शन की इकाई है उसमें जो साख्ती जीन है, यहाँ साख्ती चीन लिख दिया इन्होंने, ये हमेशा कुछ तो भी गड़बड़ करते हैं। तो ये साख्ती क्या है, यहाँ पर जीन है, चीन नहीं है, जीन। दोनों तरफ क्या होते हैं, प्रोमोटर होते हैं और टर्मिनेटर होते हैं। उसके दोनों तरफ में क्या होते हैं, प्रोमोटर होते हैं और टर्मिनेटर। तो ये जो साख्ती जीन है, साख्ती जीन के इस साइड में क्या है, प्रोमोटर, और इस साइड में क्या है, टर्मिनेटर। तो यहाँ प्रोमोटर साख्ती जीन के फाई सिरे की जानिब अपस्ट्रीम में वाक़ होता है। ये जो 5 प्राइम एंड है, 5 प्राइम एंड, तो ये यहाँ पर 5 प्राइम एंड है, तो ये एक स्ट्रैंड है, ये दूसरा स्ट्रैंड है। तो 5 प्राइम एंड के ऊपर क्या हो गया यहाँ पर, प्रोमोटर, और 3 प्राइम एंड के ऊपर क्या आ गया, 3 प्राइम एंड के ऊपर क्या आ गया, टर्मिनेटर। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है, कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लेकिन इसको समझने की कोशिश करना है कि ट्रांसक्रिप्शन की जो इकाई है उसमें है प्रोमोटर, टर्मिनेटर। तो जो साख्ती जीन है उसके पास एक प्रोमोटर है, एक
टर्मिनेटर है, और प्रोमोटर और टर्मिनेटर दोनों भी साइड में, इस साइड में भी है, इस साइड में भी है। तो प्रोमोटर हमेशा कहां पर होता है? प्रोमोटर हमेशा होता है 5 प्राइम सिरा। कहां पर होता है? 5 प्राइम सिरा। कौन से सिरे पर होता है? 5 प्राइम सिरा। और उस 5 प्राइम सिरे को क्या कहा जाता है? अपस्ट्रीम रीजन। उस सिरे को क्या कहते हैं आप? अपस्ट्रीम रीजन। इसको याद रखिए, यह आपको आगे काम आएगा। इसको क्या कहते हैं? अपस्ट्रीम रीजन। कोडिंग स्ट्रैंड की पोलैरिटी के हवाले से, कोडिंग स्ट्रैंड की पोलैरिटी के हवाले से आरएनए पॉलीमर्स के लिए बाइंडिंग साइट डीएनए ही मुहैया करता है। जो सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस के अंदर जो बाइंडिंग साइट है वो कौन प्रोवाइड करता है? डीएनए। यानी जब पॉलीमराइजेशन होगा, तो पॉलीमराइजेशन होते वक्त क्या होगा कि ये डीएनए है, इस डीएनए के ऊपर एक न्यूक्लियोटाइड आया, एक राइबोन्यूक्लियोटाइड आया, फिर दूसरा राइबोन्यूक्लियोटाइड आया, फिर तीसरा राइबोन्यूक्लियोटाइड, फिर चौथा, इस तरह से। तो जैसा जैसा आरएनए बनेगा, एक राइबोन्यूक्लियोटाइड ऐड होता रहेगा। तो उस राइबोन्यूक्लियोटाइड को ऐड होने में हेल्प कौन कर रहा है? डीएनए। तो डीएनए उसको क्या प्रोवाइड कर रहा है? सरफेस प्रोवाइड कर रहा है। डीएनए हेल्प कर रहा है आरएनए बनने के लिए, आरएनए की बाइंडिंग साइट के लिए। ट्रांसक्रिप्शन की इकाई में प्रोमोटर की मौजूदगी भी टेम्पलेट और कोडिंग स्ट्रैंड के फर्क को पहचान सकती है। यानी क्या है? ट्रांसक्रिप्शन इकाई में प्रोमोटर की मौजूदगी, अगर वहां पर प्रोमोटर मौजूद है तो टेम्पलेट और कोडिंग, इनके बीच में क्या हो जाएगा? फर्क। तो प्रोमोटर की कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है जो सिर्फ आपको कहां देखने को मिलेंगी? टेम्पलेट स्ट्रैंड में। और प्रोमोटर की सीक्वेंस होती है जो आपको कहां देखने को मिलेंगी? कोडिंग स्ट्रैंड में। तो प्रोमोटर की जो स्पेसिफिक सीक्वेंस है वो सिर्फ आपको कहां देखने को मिलेंगी? टेम्पलेट रीजन में या टेम्पलेट स्ट्रैंड में। तो अगर टेम्पलेट स्ट्रैंड के अंदर, तो आपके पास दो स्ट्रैंड है और उनमें से आपको पहचानना है कि टेम्पलेट कौन है और कोडिंग कौन है। टेम्पलेट स्ट्रैंड कौन है, कोडिंग स्ट्रैंड कौन है। टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऊपर आपको क्या देखने को मिलेंगी? प्रोमोटर सीक्वेंस। टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऊपर क्या देखने को मिलेंगी? प्रोमोटर सीक्वेंस। तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखने के लिए, प्रोमोटर सीक्वेंस। अगर अगर इसकी वकू को टर्मिनेटर से तब्दील कर दिया जाए तो कोडिंग और टेम्पलेट स्ट्रैंड की तारीफ उल्टी हो जाती है। अगर हमने क्या किया कि कोडिंग स्ट्रैंड और टेम्पलेट स्ट्रैंड, तो अब हमको क्या करना है? कोडिंग स्ट्रैंड को टेम्पलेट स्ट्रैंड बना देना है। यानी जो कोडिंग स्ट्रैंड जो किसी काम का नहीं है, या हम ये कहेंगे कि उससे कोई सीक्वेंस नहीं बनती, लेकिन हम चाहते हैं कि इस कोडिंग स्ट्रैंड का हम सीक्वेंस बनाए, इस कोडिंग स्ट्रैंड से हम आरएनए बनाए। तो हमको क्या करना पड़ेगा? जो टेम्पलेट स्ट्रैंड के पास प्रोमोटर है, उस प्रोमोटर को लाके किस पे ऐड कर देना पड़ेगा? कोडिंग स्ट्रैंड पे। तो जैसे कोडिंग स्ट्रैंड पे हम प्रोमोटर ऐड करेंगे तो अब ये क्या बन गया? ये बन जाएगा हमारा टेम्पलेट, और ये क्या बन जाएगा? हमारा कोडिंग स्ट्रैंड। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों? क्योंकि आप जब आगे रिसर्च करेंगे, जब आप बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे और जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ेंगे, तो उस जगह पर आपको ये बहुत फायदेमंद होगा। उस वक्त आपको ये समझना पड़ेगा। जब आप जीन रेगुलेशन पढ़ेंगे उस वक्त आपको ये बहुत फायदा देगा। तो सिंपल याद रखना है कि अगर हम ये चाहते हैं कि कोडिंग स्ट्रैंड को, टेम्पलेट स्ट्रैंड को कोडिंग स्ट्रैंड से चेंज कर दे, यानी कोडिंग स्ट्रैंड को अगर हम टेम्पलेट स्ट्रैंड अगर बनाना चाहते हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा? उस कोडिंग स्ट्रैंड में क्या ऐड कर देना पड़ेगा? प्रोमोटर सीक्वेंस। नाउ दूसरा, कोडिंग स्ट्रैंड के 3 प्राइम सिरे, 3 प्राइम सिरे, यानी अब इस सिरे को क्या बोलेंगे हम? डाउन स्ट्रीम। इस सिरे को क्या कहेंगे हम? डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम। तो कोडिंग स्ट्रैंड के 3 प्राइम सिरे प्रोमोटर वाक़ होता है। यानी जो कोडिंग स्ट्रैंड है, उस कोडिंग स्ट्रैंड सिरे के, कोडिंग स्ट्रैंड के जो 3 प्राइम मीड है, वहां पर कौन होता है? प्रोमोटर। टर्मिनेटर कौन होता है वहां पर? टर्मिनेटर। और उमूमन ये ट्रांसक्रिप्शन के अमल को क्या करता है? इख्तिताम को क्या करता है? जाहिर करता है। चंद इजाफी रेगुलेटरी सीक्वेंस होती है यहाँ पर। और एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है कि यहाँ पर कुछ रेगुलेटरी सीक्वेंस होती है। रेगुलेटरी का मतलब क्या होता है? यानी ऐसी सीक्वेंस जो कंट्रोल करती है जो प्रोसेस होगा या नहीं होगा। जैसा हमारे घर में फैन है, तो हम ये कहते हैं कि रेगुलेटर होता है फैन का, स्पीड बढ़ाना है, स्पीड कम करना है, 2 पे जाओ, 3 पे जाओ, 4 पे जाओ, नहीं 1 पे आ जाओ, नहीं 0 पे आ जाओ। इस तरह से जो हमारे घर में चलता है, तो वो रेगुलेटर, या हमारा मिक्सर जो होता है, मिक्सर में क्या होता है? रेगुलेटर। आप स्पीड बढ़ाते हैं, कम करते हैं, स्पीड बढ़ाते हैं, कम करते हैं। तो वैसा ये जो डीएनए है,
ये डीएनए के सीक्वेंस के अंदर अगर आपको बहुत ज्यादा आरएनए बनाना है, या आपको आरएनए बहुत जल्दी बनाना है, या आपको आरएनए बहुत देर से बनाना है, या आपको आरएनए नहीं बनाना है, तो यहाँ पर भी रेगुलेशन होता है। कोई बोलता है काम करो करो करो, बोलता है नहीं 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 नहीं, कोई बोलता है जल्दी जल्दी करो, कोई बोलता है नहीं थोड़ा तो लेट करो। तो इस तरह से जो प्रॉब्लम होता है ना, जो रेगुलेटरी मैनर होता है, तो इस तरह की कुछ और स्पेसिफिक सीक्वेंस यहाँ पर होती है जो रेगुलेटरी सीक्वेंस का रोल प्ले करती है, जो वहां पर जो आरएनए बनने का जो अमल है या तो उसको बढ़ा देगा, या जो आरएनए बढ़ने का अमल है उसको थोड़ा सा वो स्लो कर देगा। ये जो रेगुलेटरी सीक्वेंस है, ये रेगुलेटरी सीक्वेंस कहां पर होती है? ये प्रोमोटर से पहले या बाद में होती है। ये प्रोमोटर से पहले या बाद में, यानी यहां पर होंगी या यहां पर होंगी। तो प्रोमोटर से या तो पहले होंगी या तो प्रोमोटर के बाद होंगी। तो इन सीक्वेंस को क्या कहा जाता है? इन सीक्वेंस को कहा जाता है रेगुलेटरी। क्या कहा जाता है इन सीक्वेंस को? रेगुलेटरी सीक्वेंस। यानी हमारे को भी रेगुलेट करने वाला, हमको कंट्रोल करने वाला, या तो हमारे सर आगे रहते या तो हमारे पीछे रहते, है ना। आप लोगों ने देखे होंगे जब हमारे घर में वो सॉरी स्कूल में पेशे दर्श होता है, तो एक टीचर सामने खड़ा होता है, एक टीचर पीछे खड़ा होता है। आपने जरा भी गड़बड़ की, इधर उधर गर्दन की, कि या तो सामने वाले आवाज देंगे या पीछे आवाज देंगे, तो दोनों भी हमको क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो इसी तरह से ये प्रोमोटर को भी गड़बड़ अगर कर रहा है प्रोमोटर, तो उसको कंट्रोल करना, उसको रेगुलेट करने का काम ये दोनों सीक्वेंस करती है। तो ये जो रेगुलेटरी सीक्वेंस है, या तो ये प्रोमोटर के पहले होंगी या प्रोमोटर के बाद होंगी, ठीक है। और इन सीक्वेंस की जो खुसूसियात है, ये हम इनको कहां पर पढ़ेंगे? जीन रेगुलेशन में पढ़ेंगे। तो बच्चों यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत बेसिक पॉइंट था जिसको आज हमने डिस्कस किया, ट्रांसक्रिप्शन कैसा होता है। तो एनसीईआरटी के अंदर ये बहुत बेसिक पॉइंट है, इसको आपको समझना है। इस ट्रांसक्रिप्शन का बेसिक, ट्रांसक्रिप्शन की स्टेप्स हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो डिस्कस हुए उसको आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली यहाँ से इतने कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बनेंगे कि आप अगर उनको आपको मालूम है तो ही आप उसके आंसर दे सकेंगे। इसलिए आप लोग इस लेक्चर को अच्छे से समझिए, समझने की कोशिश करिए। कोई डाउट आता है तो मेरे को व्हाट्सएप पे करिए, या मेरे को यूट्यूब चैनल पे मेरे लिंक में कमेंट करिए। उम्मीद है आप लोगों को आज का लेक्चर भी समझ में आया होगा। तो दुआओं में याद रखिए, इंशाल्लाह हमारी मुलाकात नेक्स्ट लेक्चर में होगी।